हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल का ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है। आज जो है हम लोग कितना नंबर के करेंगे, तो चौथा नंबर का करेंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीचर का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है, साथ ही साथ 17 बीपीएससी भी जल्द ही आने वाला है। तो वो दोनों एग्जाम में क्या है कि 20 से 25 क्वेश्चन किसका होता है, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा पूछ लेता है। क्या चीज का, तो बिहार स्पेशल का है। और बिहार स्पेशल का बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, तो इसको हम लोग को कंप्लीट करके जाना चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जो साइंस का क्वेश्चन होता है, एसएसटी का क्वेश्चन होता है, उससे तो बहुत ज्यादा इजी होता है। तो इसको क्या करिएगा कि ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इसका पोर्शन नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि और भी जो लोग हैं और भी जो स्टूडेंट है वो इसका क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि प्राचीन बिहार का इतिहास अभी पढ़ रहे हैं। और प्राचीन बिहार के इतिहास में भी जो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि पाषाण काल पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कान्व वंश और गुप्त वंश, पाल वंश, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इतना टॉपिक क्या है कि प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर बिना टॉपिक पढ़े हुए हम लोग जाते हैं तो समझिए कि अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना है जो नंद वंश तक हम लोग अभी तक क्या कर लिए हैं कि कंप्लीट कर लिए हैं 3 लेक्चर में। और बाकी जो भी है टॉपिक बचा हुआ बिहार स्पेशल का, वो आपका 15 क्लास तक क्या हो जाएगा कि सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में पढ़ने हैं। हम लोग को अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करिए कि टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसके बाद उसका प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिए और फिर आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो दे लीजिए। इतना करके जाते हैं तो आपका क्या होता है कि पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड था 321 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि इसका समय काल कब से कब तक रहा ये पूछ सकता है। तो 321 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 321 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक रहा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत नाम से पुकारा जाता था। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता कि सेंड्रोकोटस किसने कहा था, एंड्रोकोटस कौन कहा था, तो ये पूछते रहता। तो हम लोग देख लेते हैं कि जस्टिन और स्टेरबो के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था, तो सेंड्रोकोटस कहा गया था, जिसका पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्लूटार्क और एरियन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इतना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बार बार पूछते रहता है कि इनका गुरु कौन थे, तो इनका गुरु थे चाणक्य। और चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है कि कौटिल्य है, और एक और नाम से चाणक्य को बोला जाता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था चाणक्य का बचपन का नाम था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनाने के पीछे चाणक्य का क्यों हाथ था, हम लोग जानते हैं कि जो धनानंद था नंद वंश के क्या था, शासक था। वो क्या किया था, चाणक्य को अपना अपमानित किया था अपने सभा में। और ये अपमान को सह नहीं पाए थे। और ये बोले थे कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मतलब धनानंद को अंत न करवा दें तब तक हमें क्या करेंगे कि अपना चोटी नहीं बांधेंगे। ये ऐसा बोले थे। और उसके बाद ये अपना एक क्या किए कि अपना एक छात्र को चुने। और वो छात्र कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत दिनों तक शिक्षा दिए। और शिक्षा के बाद नंद वंश को अंत करवाकर मौर्य वंश के क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों स्थापना करवाए मौर्य वंश का। और कब करवाए थे, तो 321 ईसा पूर्व में करवाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां से पूरा कहानी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य का विजय भी हुआ था। युद्ध के पश्चात हम लोग जानते हैं कि संधि होता है। बार बार अब डेली डेली तो नहीं लड़िएगा। तो लड़ाई करने के बाद क्या हुआ कि संधि हुआ। संधि के पश्चात क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला, तो काबुल मिल गया, कंधार मिला, मकरान मिला और हेरात मिला। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो क्षेत्र है किसके हाथों में आ गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आ गया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था। ये ध्यान में आपको रखना है। हम लोग जानते हैं कि पहले के जो राजा होता था उसके सेना में क्या होता था, तो हाथी होता था, घोड़ा होता था। जितना हाथी जितना घोड़ा होगा उतना ही सेना क्या हो जाएगा कि मजबूत हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। और इसी को पर्पस के देखते हुए क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे दिया। ठीक है,
युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हो गया किसके से हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर के पुत्री से ही इसका विवाह हुआ, जिसका नाम क्या था, हेलेन कार्नेलिया था। ये ध्यान में आपको रखना है। और शादी करवाने वाला कोई और नहीं, इनका गुरु ही थे। इनका गुरु कौन थे, तो हम लोग जानते हैं चाणक्य। चाणक्य इसलिए शादी करवाए थे कि वो जानते थे कि बार बार यूनानी लोग क्या करता है, आक्रमण करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को समझाएं कि अगर इससे एक बार विवाह हो जाएगा, वैवाहिक संबंध बन जाएगा यूनानी लोग से, तो वो अपने संबंधी पे आक्रमण नहीं करेगा। और इसके बाद माना जाता है कि युद्ध भी रुक गया था यूनानी लोग से। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मतलब कि सेल्यूकस निकेटर्स के पुत्री से भी शादी कर लिए थे। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेजे थे, जिनका नाम क्या था, तो मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक की रचना किया गया था, जिसका नाम था इंडिका। इंडिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और इंडिका से क्या है कि मगध के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है। और ये जो है बुक जो है क्या चीज पे लिखा हुआ है, क्या चीज पे आधारित है, तो ये जो मगध राज्य है, मगध मतलब कि क्षेत्र था, उसके प्रशासनिक आर्थिक कैसा होता था उसके बारे में इंडिका में लिखा हुआ है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार अगर हम लोग देखें तो उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक था, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक इसका विस्तृत क्षेत्र था। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में क्या हुआ था कि शासन के जब अंतिम वर्ष था ना, तो अंतिम वर्ष में 12 वर्षों तक क्या हुआ कि भीषण अकाल यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना राजगद्दी त्याग कर सरवन बेलगोला चला गया, जो कर्नाटक में पड़ता है। जहां पे क्या किया कि तपस्या करना शुरू कर दिया था। कहां पे, तो आपको याद रखना चंद्रगिरी पहाड़ पे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था कौन सा धर्म को मानता था, तो आपको याद रखना जैन धर्म को ये मानते थे। 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जैन उपवास पद्धति, एक सलेखना पद्धति होता है जैन उपवास में, उसके द्वारा क्या किया कि ये जो है अपना प्राण को त्याग दिए थे। सलेखना पद्धति में क्या होता है कि इस समय क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति सलेखना पद्धति को अपनाता है तो उस समय भोजन को त्याग देता है, साथ ही साथ पानी को भी त्याग देता है, और वो अपना प्राण उसी के पद्धति से त्यागता है, जिसको हम लोग जैन धर्म में सलेखना पद्धति नाम दिए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद कौन यहाँ का राजा बना, तो बिंदुसार बना। बिंदुसार क्या थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बने, तो बिंदुसार। और बिंदुसार के अगर कार्यकाल को देखना है तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उन्हें बिंदुसार को क्या नाम से पुकारा जाता है, तो बिंदुसार को अमित्रघात से और सिहसेन के भी नाम दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अस्टेरो के अनुसार सीरिया के राजा एटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को अपने राजदूत को भेजा था। किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिंदुसार के समय क्या हो गया था कि तक्षशिला में कुछ विद्रोह हो गया था, जिस लड़ाई को दबाने के लिए वो अपने पुत्र को अशोक के भेजे थे। और अशोक जो थे इस विद्रोह में सफल भी हुए थे, मतलब उसको क्या कर दिए थे कि दबा भी दिए थे इस विद्रोह का। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का एक अनुयायी थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद कौन यहाँ का राजा बने, तो अशोक बने। अशोक कौन थे, तो बिंदुसार के पुत्र ही थे, ठीक है। इनका अगर कार्यकाल को देखना है तो कब से कब तक था, तो 269 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक की मौर्य वंश के गद्दी पर बैठा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इससे पूर्व उज्जैन के क्या थे कि राज्यपाल थे कौन, तो अशोक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि अशोक जब राजगद्दी पर बैठे थे उसके पहले क्या थे, तो उज्जैन के क्या थे कि राज्यपाल थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये लाइन को क्या करिए कि समझिए कि अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, और मास्की गुर्जरा में क्या कहा गया है, तो इस अभिलेख में उन्हें अशोक कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसको सिंहल अनुश्रुति नाम है। उस बुक के अनुसार क्या है कि 99 भाइयों के हत्या करके ये अपने राजगद्दी पे बैठे थे, लेकिन अन्य स्रोतों से ये सब पुष्टि नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर ये नाम देकर बोल दे कि सिंहल अनुश्रुतियों के अनुसार कितने भाइयों को मारकर राजगद्दी पे बैठे थे, तो आपको
आपको याद रखना है 99 भाइयों को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि अशोक ने अपने शासन काल के 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध का समय भी पूछ लेता है कि कब लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जिसको क्या हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा ही रक्तपात हुआ था, बहुत ज्यादा आदमी को मरवा दिए थे कौन, तो अशोक। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिए थे। युद्ध में मतलब कि अशोक तो जीत ही गया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि कलिंग को मगध में मिला लिया था। कलिंग जो अभी का क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो अभी का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र पड़ता है ना, उसको ही कलिंग बोला जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अशोक के 13वां जो शिलालेख है उसमें क्या है कि कलिंग युद्ध का वर्णन भी दिया हुआ है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अशोक ने जब ये सब रक्तपात देखे थे बहुत सारा, तो उसके बाद इनका क्या हुआ कि हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, उससे पूर्व ये शैव धर्म को मानते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ कि बहुत ज्यादा शांत हो गए थे और बहुत ज्यादा धर्म के रास्ता पे चलने लगे थे। यहाँ पे धर्म का जब भी बात हो ना, तो कोई रिलीजियस का बात नहीं होता है, मतलब धर्म मतलब अच्छाई पर चलने लगे थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिव्या बदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक के बौद्ध धर्म का दीक्षा दिए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि अशोक के बौद्ध धर्म के दीक्षा कौन दिए थे, तो उपगुप्त दिए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण कुछ वर्ष था, ये बार बार पूछते रहता है। तो 9वां वर्ष क्या था, तो कलिंग का युद्ध था। 10वां वर्ष में वो क्या किया, तो बोध गया का क्या किया, तो यात्रा किया था। बोध गया वही जगह है जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, निरंजना नदी के किनारे पे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 12वें वर्ष में क्या हुआ कि निगाली सागर की यात्रा किया। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन हुआ। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुआ और 20वें वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा किया। और अशोक ने घटाकर इसमें क्या किया था कि जो वहां पे टैक्स लगता था उस पे 1/8 कर दिया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा, तो श्रीलंका भेजे थे। किस लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और कहां पे करवाया था, तो पाटलिपुत्र में करवाया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि तीसरी जो बौद्ध संगीति था किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहां पे हुआ है, तो पाटलिपुत्र में, मतलब कि पटना में हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अशोक ने 37 वर्षों तक क्या किया कि लगभग शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि 332 ईसा पूर्व में जब उसका मृत्यु हो गया, तो उसके पश्चात 10 उत्तराधिकारी जो था मौर्य वंश का शासन किया था। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो आपको याद रखना है, एक दशरथ और दूसरा कौन है, बृहद्रथ। दशरथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बराबर के गुफा है उसमें क्या किया था, तो एक गुफा बनाया था, किसके लिए, तो अनुयायियों को रहने के लिए एक गुफा बनवाया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बृहद्रथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लास्ट जो उत्तराधिकारी था मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन, तो बृहद्रथ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर नाम देखना हो 10 का, तो आप देख सकते हैं कि कुणाल नाम था, बंधुपालित नाम था, इंद्रपालित नाम था, दसोन नाम था, संप्रति, शालिशुक, देवार्धन, सतधनुष, बृहद्रथ और 10वां कौन था आपका, दशरथ, ये बात आपको याद रखना है। ये 10 था जो कि अशोक के बाद क्या हुआ था कि उत्तराधिकारी रहा था मौर्य वंश का, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो आपको याद रखना है दशरथ और बृहद्रथ, ये बात आपको ध्यान में कम से कम रखना है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपको याद रखना है कि बृहद्रथ। बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि बृहद्रथ कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मौर्य वंश का शासनकाल मतलब कितना साल तक रहा, तो 137 वर्षों तक मगध में रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि शुंग वंश यहां पर क्या किया कि मगध में अपना स्थापना किया। और शुंग वंश का जो संस्थापक था कौन था, तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग था, जो बृहद्रथ के मार कर क्या किया था कि इस वंश को स्थापना किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है 185 ईसा पूर्व में। ठीक, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पुष्यमित्र शुंग जो था एक ब्राह्मण था, अब बृहद्रथ का क्या था कि सेनापति ही था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पुष्यमित्र शुंग के समय क्या हुआ था कि यवनों ने आक्रमण किया था मगध पे, जिसको क्या कर दिया था कि ये विफल कर दिया था, मतलब कि उसमें
ए पुष्पमित्र शुंग का क्या हुआ था कि जीत हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग के बारे में बताया जाता है बार बार कि ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका पुरोहित कौन था, तो पतंजलि था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, पतंजलि के द्वारा योग दर्शन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा को छोड़ा जाता है उस पर पताका लगाकर, ठीक है, अपने राज्य का, और वो घोड़ा जहां तक जाएगा, मतलब कि मगध का अगर पताका लगाकर वो घोड़ा जा रहा है तो जहां तक वो घोड़ा जाएगा वो मगध का क्षेत्र बनते चला जाएगा। अगर कोई राजा उधर से रोकता है तो उसका मतलब क्या है कि वो लड़ाई का आह्वान देता है, उसके बाद क्या होगा कि ये उससे लड़ाई करेगा जो छोड़ा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि पुष्पमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना, कहाँ का, तो मगध का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि कालिदास का नाटक था, कालिदास का नाटक कौन सा था, तो आपको याद रखना है मल्लिका अग्निमित्रम। उसमें क्या है कि अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन दिया गया है। अगर पूछ ले कि मालविका कौन था, तो अग्निमित्र के दरबार में नृत्य करने वाली थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि इस वंश का अंतिम शासक के बारे में अगर पूछे तो कौन थे, तो देवभूति थे। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो कण्व वंश के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में भी पूछते रहता है। ठीक है, तो कण्व वंश की जो स्थापना कौन किए थे, तो वसुमित्र थे, या वसुमित्र जो थे देवभूति के हत्या करके क्या किए थे कि कण्व वंश का स्थापना किए थे। शुंगों का मतलब शुंग वंश का क्या थे, तो अमात्य थे, मतलब कि मंत्री थे। कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश ही था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा था, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार पूछ लेता है कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा था। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा का हत्या करके क्या किया था कि सतवाहन वंश का स्थापना किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।